गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू मनी स्टडीज क्लासेज। आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आइए अन्य दिनों की तरह आज भी प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ब्रिक्स BRICS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट ए, इसकी पहली बैठक एकाटेरिनबर्ग रूस में हुई। स्टेटमेंट बी, 6 नए सदस्यों के शामिल होने के बाद इसके कुल सदस्यों की संख्या 11 हो गई। स्टेटमेंट सी, यह कुल वैश्विक जनसंख्या का 42% तथा वैश्विक GDP के 23% का योगदान करती है। स्टेटमेंट डी, इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है। उपर्युक्त में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है ऑब्लिक है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्टेटमेंट ए एवं बी। ऑप्शन नंबर सेकेंड, स्टेटमेंट बी एवं सी। ऑप्शन नंबर थर्ड, स्टेटमेंट ए एवं सी। एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ, स्टेटमेंट बी एवं सी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट सी करेक्ट है, जबकि स्टेटमेंट बी एंड स्टेटमेंट डी इनकरेक्ट असत्य हो गया। तो क्यों, आइए समझते हैं। ब्रिक्स, जिसका कि फुल फॉर्म होता है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एवं साउथ अफ्रीका। ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, इन चारों देशों के द्वारा ब्रिक्स का औपचारिक गठन 2006 में किया गया और जब 2010 में दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के शामिल हो जाने के बाद इसका नाम ब्रिक की जगह ब्रिक्स हो गया। एस मीन्स साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। ओके, इसकी पहली बैठक एकाटेरिनबर्ग रूस में हुई। कब? तो 2009 में। ओके, अभी हाल ही में 6 नए सदस्यों के शामिल होने की बात कही गई थी, लेकिन अर्जेंटीना के द्वारा इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देने के बाद 1 जनवरी 2024 से इसमें 5 नए सदस्य शामिल हो गए, न कि 6। और 5 नए सदस्यों के शामिल होने के बाद इसके सदस्यों की कुल संख्या 10 हो गई, न कि 11। अब सवाल उठता है कि क्या 5 नए सदस्यों के शामिल होने के बाद जो इसकी संख्या 10 हो गई तो इसका नाम ब्रिक्स ही है या फिर कुछ और है? तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ध्यान में रखना है कि 5 नए सदस्यों के बाद भी इसका नाम ब्रिक्स ही है। यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। ओके, अगर स्टेटमेंट डी की बात करें तो इसका मुख्यालय शंघाई, चीन के शंघाई में है, न कि चीन के बीजिंग में। ओके, जो कि आपको निश्चित रूप से ध्यान में रखना है। मैं आप लोगों को बता दूं कि ब्रिक्स देशों के द्वारा ही 2014 में ब्राजील के फोर्टालेजा में ब्रिक्स बैंक की स्थापना की गई, जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है, NDV। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि फोर्टालेजा घोषणा किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान में रखना है यह ब्रिक्स बैंक NDV न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना से संबंधित है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना ब्राजील के फोर्टालेजा में 2014 में की गई। कभी कभी ब्रिक्स बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय, हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है। इस बैंक का हेडक्वार्टर यह भी शंघाई, चीन में ही है। ओके,
इन सभी मुख्य पॉइंट्स को डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। दंड से संबंधित निम्नलिखित शब्दावली में से कौन सा ऑब्लिक से सही सुमेलित है ऑब्लिक है? कॉलम ए एंड कॉलम बी। फर्स्ट, लघुकरण कम्यूटेशन, ए सजा की अवधि को बदलना। सेकेंड, परिहार रेमिशन, सजा की प्रकृति को बदलना। थर्ड, विराम रेस्पाइट, दंड को कुछ समय के लिए टालना। फोर्थ, प्रविलंबन रिप्राइव, सजा को कम करना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एवं थर्ड, ऑप्शन नंबर सेकेंड, थर्ड एवं फोर्थ, ऑप्शन नंबर थर्ड, सेकेंड एवं फोर्थ एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ, इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इनमें से कोई भी युग्म सही सुमेलित नहीं है। माननीय न्यायालय के द्वारा दोषी करार किए गए व्यक्ति को दोषी व्यक्ति के संबंध में इन सभी शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, जिसका कि अलग अलग मीनिंग होता है। आइए समझते हैं। लघुकरण कम्यूटेशन, इसका अर्थ होता है सजा की प्रकृति को बदलना, न कि सजा की अवधि को बदलना। कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज करेंगे, लघुकरण यानी छोटा करना, तो बच्चे ये समझेंगे कि सजा की जो अवधि है उसको छोटा कर दिया गया। मान लीजिए 5 साल का सजा है तो उसको 3 साल। बट आप लोगों को यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। आप लोग आज ही इसे समझ लीजिए कि लघुकरण कम्यूटेशन में सजा की प्रकृति को बदल दिया जाता है। मान लीजिए कि आपको मौत की सजा दी गई है, तो लघुकरण शब्दावली का प्रयोग करके आपको मौत की सजा न दे करके आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है। यही सजा की प्रकृति बदल गई। यहाँ मौत किस में बदल गया? तो आजीवन कारावास में। ओके। परिहार रेमिशन, इसका अर्थ होता है कि सजा की अवधि को बदलना। मान लीजिए किसी व्यक्ति को सजा 5 साल की हो गई है तो उस सजा को 3 साल या फिर 2 साल किया जा सकता है। विराम रेस्पाइट, इसका अर्थ होता है सजा को कम करना। तो सजा अब कम कैसे होगा? विराम रेस्पाइट का अर्थ होता है विशेष परिस्थितियों में सजा को कम करना। और वह विशेष परिस्थिति क्या हो सकती है? तो किसी व्यक्ति के अपंगता, विकलांगता, डिसेबिलिटी या फिर गर्भावस्था के कारण इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ओके। प्रविलंबन रिप्राइव की बात करें तो इसमें दंड को कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है। यहाँ पर यह समझना आपके लिए जरूरी है। प्रविलंबन रिप्राइव के तहत मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई हो तो उस फांसी की सजा को कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है, माफ नहीं किया जाता है, टाल दिया जाता है। आपको ध्यान में रखना है। गाइज आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसका बार बार रिवीजन करें और इससे संबंधित क्वेश्चन आईएएस पीसीएस के एग्जाम में कई बार आ चुके हैं और आगे भी आने की प्रबल संभावना है। क्वेश्चन नंबर 3, नागर शैली में बने मंदिरों में आधार से शिखर तक का सही क्रम क्या है? ऑप्शन नंबर ए अधिष्ठान,
जगती प्रदक्षिणा पथ गर्भगृह शिखर आमलक। बी अधिष्ठान गर्भगृह जगती प्रदक्षिणा पथ शिखर और आमलक। ऑप्शन नंबर सी गर्भगृह अधिष्ठान जगती प्रदक्षिणा पथ आमलक और शिखर। एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अधिष्ठान जगती प्रदक्षिणा पथ गर्भगृह शिखर और आमलक। यह नागर शैली में बने मंदिरों की विशेषता है। कलाकृतियों के हिसाब से इस तरह से बनाई जाती है। कला और संस्कृति से यह क्वेश्चन संबंधित है और कला एवं संस्कृति से संबंधित क्वेश्चंस में इस प्रकार के मंदिर निर्माण की शैली से संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। पिछली क्लास में मैं भारत में मंदिर निर्माण से संबंधित 3 शैलियों की चर्चा की थी। आइए उसको देख लेते हैं। तो ये मान लीजिए अपना भारत है, उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया, नीचे दक्षिण भारत, साउथ इंडिया, यह मध्य भारत है। तो जो उत्तर भारत के जो मंदिर है उसे नागर शैली में बनाया जाता है और जो मध्य भारत है, मध्य भारत के मंदिरों का निर्माण वैष्णव शैली में किया जाता है। वहीं साउथ दक्षिण भारत के मंदिरों का निर्माण द्रविड़ शैली में किया जाता है। उत्तर भारत के जो मंदिर हैं उस मंदिर में जिसका कि निर्माण नागर शैली में किया जाता है उसके शिखर पर टॉप पर आमलक की आकृति होती है। यही उत्तर भारत के मंदिरों की विशेषता है, नागर शैली की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 4 पुस्तक नेशनल कल्चर ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए आबिद हुसैन, बी मौलाना हुसैन, सी जे.एल. नायडू एंड डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पुस्तक नेशनल कल्चर ऑफ इंडिया के लेखक आबिद हुसैन थे। क्वेश्चन नंबर 5 इनमें से कौन से नदी ऋतु प्रवाह नदी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए वैतरणी, बी ब्राह्मणी, सी कावेरी एंड डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मणी नदी ऋतु प्रवाह नदी नहीं है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 शिकारी देवी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, बी हिमाचल, सी जम्मू एंड कश्मीर एंड डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश की मंडी में शिकारी देवी वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1946, बी 1947, सी 1950 एंड डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल का गठन 1947 में हुआ और इस मंत्रिमंडल में जवाहरलाल नेहरू भारत की प्रथम प्रधानमंत्री बने और इसी मंत्रिमंडल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे देश की प्रथम राष्ट्रपति थे और जिनका निवास स्थान बिहार के जीरादेई में था। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, आपको ध्यान में रखना है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि अंतरिम मंत्रिमंडल में गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे और स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिमंडल में भी वे गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? ऑप्शन नंबर ए 26 दिसंबर 1949, बी 26 नवंबर 1950, सी 26 नवंबर 1949 एंड डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया।
संविधान की जो प्रस्तावना है वो शुरू होता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, इस तरह से जब आप सबसे नीचे आते हैं तो वहाँ पर यह घोषणा की गई होती है कि आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति माघशीस शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को ईतन द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। वहीं आपको ध्यान रखना है 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसे संविधान की कुंजी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए उद्देश्य प्रस्ताव, बी प्रस्तावना, सी अगस्त प्रस्ताव एंड डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रस्तावना। प्रिम्बल को संविधान की कुंजी कहा जाता है। इस क्वेश्चन को कई एग्जाम्स में पूछा गया है। ओके गाइज, आप लोग मेरी इस क्लास को बिल्कुल शेयर नहीं करते हैं, इसलिए आप लोगों से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ शेयर करने में तनिक भी कंजूसी ना करें। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में प्रस्तावना किस देश से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, बी जर्मनी, सी कनाडा एंड डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से। गाइज, आप लोगों को ध्यान में रखना है, मौलिक अधिकार भी जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है, अमेरिकी संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से, यूएसए से मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, महाभियोग आदि अमेरिकी यूएसए संविधान से लिया गया है। वहीं जर्मनी की बात करें तो आपातकालीन उपबंध जर्मनी के संविधान से लिया गया है। कनाडा से संघीय व्यवस्था को लिया गया है। ओके, अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इस क्लास मनी स्टडीज़ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। सो गाइज, प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, खुद भी मोटिवेटेड रहें, मुझे भी मोटिवेट करते रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।